हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले अपन ने पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब यदि हम लोग उन दोनों टॉपिक्स को रिकैप करें तो है ना, दोनों ही टॉपिक, कौन कौन से दो टॉपिक, बोर एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ फॉर्मूले आए। और यदि आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ा, दैट वाज फॉर्मूला ऑफ रेडियस। फॉर्मूला ऑफ रेडियस क्या था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। यदि हमने एनर्जी का जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है वो है एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर हमने एक वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे जो जेड है दोनों ही केसेस के तीनों ही केसेस के अंदर वो एटॉमिक नंबर है, और जो एन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट है। मतलब जिस ऑर्बिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। जहां तक कि जब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की बात आती है तो यदि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। एंड जब हमने लैम्डा की बात की, जब स्पेक्ट्रम की बात की कि भाई कितनी वेवलेंथ एमिट होगी उसकी बात की, तो वो हो गया 1/λ इक्वल्स टू आर एच, वेयर आर एच इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है और ऊपर से नीचे आते वक्त ये एनर्जी एमिट करेगा। इसके बाद में यदि हमें कभी किसी वेवलेंथ के थ्रू किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना हो तो कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ड्यूरिंग एक्साइटेशन इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिन सारे फॉर्मूले पे हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। तो चलिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करना चाहते हैं वो क्या है कि हमें एनर्जी निकालनी है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल। देखिए 3s ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब जो ऑर्बिट नंबर है वो 3 है, मतलब n का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो हमें क्या मालूम है कि एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। तो ये एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, तो -13.6 बाय 9, और ये हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, इसलिए आंसर आ जाएगा ए। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मूलों की बहुत सिग्निफिकेंस होती है। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आपको क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज फॉर्मूले के ऊपर मेहनत करने का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन हीलियम विल बी। देखिए हीलियम के साथ क्या है कि जो z का वैल्यू है, z का वैल्यू है 2, z का वैल्यू कितना है? 2 है। यदि z का वैल्यू 2 है तो एनर्जी का क्या वैल्यू आ जाएगा? एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या बोला है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? फर्स्ट शेल के अंदर होगा, नॉर्मली बात हो रही है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 1। तो एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब -13.6 इंटू 4, विच इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी हमने क्या सीखा कि जब आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन हाइड्रोजन एटम इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दैट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेटस। अभी देखिए यहां पर हमने क्या बात की है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट। ये हमने पढ़ा है लास्ट 6 लेक्चर के अंदर, 5th लेक्चर के अंदर, तो आप वो देख सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट के अंदर बात हो रही है, मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है? n का वैल्यू आ रहा है 3। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है,
तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6 इंटू, या फिर 13.6, क्योंकि हमें माइनस नहीं दे रखा है, 13.6 ही दे रखा है, तो 13.6 इंटू एन जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 है और एन का वैल्यू 3 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 13.6/9, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये और फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, केवल लैंग्वेज चेंज हुई है। ठीक है, फिर से अगेन फॉर्मूला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो अपन ने वैसे भी डिराइव किया है। देन द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, देखिए अब एक्साइटेड स्टेट की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। मतलब एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट। तो यदि मैं एनर्जीज की बात करूं तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये कितना आ जाएगा, -13.6/2 स्क्वायर, मतलब -13.6/4 विच इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट। यदि थर्ड ऑर्बिट की बात करूंगा तो -13.6/3 स्क्वायर विच इज -13.6 इंटू 9 विच इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखिए, यदि ये वाली वैल्यू देखेंगे तो ये वाला आंसर सही है, बाकी तो कोई भी वैल्यू मैच खा ही नहीं रही है। तो ये हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, एंड विच एक्साइटेड स्टेट इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आर वी क्लियर ऑन दिस? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझिए। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस विल बी। देखिए अब एनर्जी की बात करते हैं। ये क्या है, ये है -13.6, ये है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अभी यहाँ पे दोनों के अंदर सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, मतलब एन का वैल्यू दोनों में सेम है। तो हमें क्या मालूम है कि एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस कितनी हो जाएगी, -13.6/n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4। तो अभी है ना, हमको क्या मालूम है, समझो ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू तो हाइड्रोजन की एनर्जी वैल्यू थी। तो आप किसी भी शेल के लिए हीलियम की एनर्जी निकाल सकते हो, सेम शेल की एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बाय इंटू 4। तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस कितनी हो जाएगी, विच ये हो जाएगी -3.141 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? देखिए बेसिकली वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के अंदर 13.6/n स्क्वायर, ये जो है ये किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन की एनर्जी है। बात समझ में आई? तो आप सेम एनर्जी के लिए जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 समझें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। यहां पे ये वाला मुद्दा समझते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। यहां पे एनर्जी है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, -13.6, यहाँ पे एनर्जी है -3.4, यहाँ पे एनर्जी है -1.51, यहाँ पे एनर्जी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि आपने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ही एनर्जी दे दी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, या आपने सप्लाई कर दी, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट नहीं हुआ है, वो आयोनाइज हो गया है। वो क्या हो गया है, आयोनाइज हो गया है। मतलब यदि किसी भी शेल की जितनी एनर्जी है, आप उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा और एटम आयनाइज हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कितनी आई, 13.6। ये बात क्लियर है? अब आगे
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट इज नियरली। अब यहाँ पे एक्साइटेशन का सवाल नहीं है, तो केवल हमने एक्साइटेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सवाल क्या है कि आपको फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई विल बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने किया है एन इनिशियल और एन फाइनल वाला। तो ये हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 3/4 विच इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो ये बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन देखिए फिर से, ये वाला फॉर्मूला भी हमने शुरुआत के क्लास के शुरुआत के अंदर रिवाइज किया था, उससे ही आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम, द इलेक्ट्रॉन इज इन हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन आटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ, ये ना इसकी जगह ऑफ हो जाएगा। द रेशियो ऑफ ट्रांजिशन एनर्जीज 1 से 3 गया और 1 से 2 गया है, ठीक है। एनर्जी का वैल्यू आपको निकालना आता है, एनर्जी का वैल्यू कितना था, डेल्टा ई इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस, मतलब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो डेल्टा ई 1 से 3, ये कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा ई 1 से 2, ये भी कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा ई 1/1 से 3, डेल्टा ई 1 से 2 इक्वल्स टू 13.6 बाय 13.6। अब ये कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 1/9, और ये कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 1/4, ये कैंसल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 8/9 डिवाइडेड बाय 3/4। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 32/27। क्या ये क्लियर है? तो आपने सेम फॉर्मूला लगाया और इसी फॉर्मूले के ऊपर आपने रेशियो ले डाला। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी अलग और कुछ भी नया था ही नहीं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 स्टेट। अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने बात की है कि यदि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, तो ये एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि आप इलेक्ट्रॉन को 1.51 एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में है तो आप इसको कितनी एनर्जी दे दो, 3.4 एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और यदि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो आप इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यहां पे n इक्वल टू 2 में है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, 3.4 एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा डी। समझ में आया? सब इंटरप्रिटेशन है जो अपन ने बोर मॉडल में पढ़ा, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, सब उसका इंटरप्रिटेशन ही चल रहा है। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन आटम विल रिलीज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ही बढ़िया बात है। फिर से पहली एनर्जी कितनी है, -13.6 है, दूसरी कितनी है, -3.4 है, तीसरी कितनी है, -1.51 है, चौथी कितनी है, कितनी भी होगी। पर देखिए सबसे बड़ा गैप जो है वो यहां पर है 10.2 का, इससे बड़ा गैप ये यहां पर है विच इज 12.09।
अभी ज़रा देखिए देखिए 3 से 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी तो बहुत ही कम है। 2 से 1 10.2, तो ये एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है। 5 से 2, अभी 5 की ही एनर्जी 5 की एनर्जी कितनी भी रहेगी पर ये एनर्जी 3.4 है, तो सीधी सी बात है 10 पॉइंट से तो 2 से तो कम का ही गैप होगा। एंड सेम चीज़ n = 6 से n = 2, भाई यहाँ पर एनर्जी कितनी भी रहेगी, 0 से कम तो नहीं रहेगी, सॉरी 0 से ज़्यादा तो नहीं रहेगी, तो 0 से भी 3.4 लेके 3.4 का ही गैप है, तो सबसे बड़ा गैप कहाँ पर है, 1 से 2 के बीच में, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? देखिए गैप गैप मेजर कर रहा है, कितना बड़ा गैप है, जितना बड़ा गैप होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस विल बी। अभी इसके लिए एनर्जी का क्या हमने फॉर्मूला किया था एक और, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n²। अभी n का वैल्यू तो 1 है, z का वैल्यू हीलियम के लिए कितना हो जाएगा 2, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2², तो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻18, तो ये हो जाएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आटम। रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है 0.529 इंटू n²/z। तो फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट के लिए कितनी हो जाएगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, क्योंकि n का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 1 है। तो अब आपको यह देखना है कि किस में n²/z का वैल्यू 1 आ जाए। तो सबसे पहले चालू करते हैं बी के लिए z का वैल्यू है 3, n का वैल्यू लिखा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2²/3, ये तो नॉट इक्वल टू 1 है। जो ऑप्शन सी है उसके लिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू है 3 और z का वैल्यू भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3²/3 यानी कि 3, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। पर जो d है, d के लिए क्या होगा n², 2²/4, इसका z 4 है, तो ये वाली वैल्यू 1 आ रही है। तो इस वाले केस का जो रेडियस होगा ये 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, क्योंकि यही तो एक वेरिएबल एंटिटी है। भाई आपने वेरिएबल एंटिटी बराबर कर दी, बात खत्म हो गई, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है ये चीज, आई होप क्लियर है। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज इतना। फिर से अब तो ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। भाई आपको क्या मालूम है रेडियस किसके बराबर होती है, रेडियस बराबर होती है 0.529 इंटू, या जो भी कुछ है, मतलब हाइड्रोजन का रेडियस इंटू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इंटू n²/z के बराबर होती है। तो ये लिख दिया है 0.59 इंटू n²। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम की बात हो रही है, तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम मतलब 3²/2, तो ये हो जाएगा 0.59 इंटू 4.5। तो 0.59 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.38 एंगस्ट्रॉम के आसपास। समझ में आ गया? कितना आ जाएगा यार, एक बार फिर भी करके देख लेते हैं ना। 0.59 इंटू 5, ठीक है, जितना भी आएगा ऑलमोस्ट ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आपको डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट बतानी है, मतलब रेडियस ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा। देखिए रेडियस ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये निकालने को कह रहा है क्वेश्चन सेटर। तो अब आप क्या बोलेंगे कि भाई रेडियस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ थर्ड माइनस, या रेडियस ऑफ थर्ड माइनस रेडियस ऑफ सेकंड। तो रेडियस ऑफ थर्ड कितना हो जाएगा 0.529 इंटू n²/z, मतलब 3²। z का वैल्यू 1 है, माइनस 0.529 इंटू 2², तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 9 माइनस 0.529 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 5।
ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली डी के बराबर। और ये वैल्यू किस में है, ये वाली वैल्यू आ रही है एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में बराबर करेंगे तो यही वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आटम इन द ग्राउंड स्टेट इज इतना। चलिए रेडियस दे रखी है, लिथियम प्लस के लिए पूछिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि रेडियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो ये कितनी हो जाएगी 0.53 इंटू एन स्क्वायर, 3 के लिए स्क्वायर बाय जेड, लिथियम का जेड कितना होता है 3 बाई एन स्क्वायर बाय जेड, सॉरी एन स्क्वायर बाय, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ लिथियम प्लस इन सिमिलर स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 का स्क्वायर बाय 3, तो ये हो जाएगा 0.53 बाय 3 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.17 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर हो जाएगा ए। बात समझ में आ गई? तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है, कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात होती ही नहीं है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अभी देखिए क्या कह रहा है, ए गैस एब्जॉर्ब फोटोन दिस एंड एमिट्स टू वेवलेंथ, वन ऑफ द एमिशन इज एट 680। अभी समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि आपके पास ये सिस्टम है, यहाँ पर किसी ने कोई एनर्जी सप्लाई की विच इज जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से कहीं भाग गया, और वो जो लैम्डा आपने सप्लाई किया था वो क्या था 355 नैनोमीटर का। बहुत ही बढ़िया बात है। अभी जितनी एनर्जी सप्लाई हुई थी उतनी ही एनर्जी एमिट होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। ऐसा होना चाहिए तभी बात बनेगी, वरना तो बात ही नहीं बनने वाली है। तो ये कितना हो जाएगा, फोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाइड कितनी हो जाएगी, देखिए एनर्जी मतलब ये अभी आपको एनर्जी याद है एच सी बाय लैम्डा थी, तो एच सी बाय लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा 2, एच सी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा मतलब 1 बाय 355 मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय 680 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1 बाय 355 माइनस 1 बाय 680 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बाय 743। तो हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी 743 नैनोमीटर। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाया, बाकी कुछ नहीं किया है, फोटोन की एनर्जी वो कंजर्व करा दी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। अभी क्वेश्चन नंबर 16 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम एनर्जी ऑफ सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ बामर ट्रांजिशन इन हीलियम स्पेक्ट्रम। भाई हीलियम स्पेक्ट्रम में ये वाला है, आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एनर्जी निकालनी है अब, या लैम्डा निकालनी है। तो लैम्डा क्या होती है, ये होता है आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर, एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। तो दोनों का यदि बराबर है तो मैं क्या करता हूं 1 बाय लैम्डा हीलियम इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड ऑफ हीलियम। जेड ऑफ हीलियम कितना दे रखा है 2 स्क्वायर अपॉन 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। और ये किसके बराबर होना चाहिए, आर एच, ये हाइड्रोजन के बराबर होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा आर एच इंटू जेड स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर अपॉन 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय एन 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एन 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं आर एच 2 स्क्वायर, और यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर इक्वल्स टू आर एच 1 स्क्वायर 1 बाय एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन 2 स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो सीधी सी बात है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, ये वाली वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो मतलब n1 मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड n2 मस्ट बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 ट्रांजिट करेगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा। समझ में आता है? ये वाला हीलियम का डेटा दिया है, हाइड्रोजन का डेटा पूछा है, सिर्फ इतना सा किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन
विल बी 8/9 टाइम्स रिडबर्ग्स कांस्टेंट। भाई वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 1/λ विच इज इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये कितना बोला है? ये बोला है 8/9 आर एच विल बी इक्वल्स टू आर एच, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? इससे n1/n2, देखिए इससे क्या आ गया है? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 8/9। तो ये वाली वैल्यू केवल कब पॉसिबल है? जब n1 का वैल्यू 1 हो और n2 का वैल्यू 3 हो, तभी पॉसिबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन को 3 से 1 के बीच में ही जंप करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्लियर ऑन दिस? देखिए कुछ कुछ रेशियोज अपने को याद होने चाहिए तो हम उससे सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज। देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा मैक्स एनर्जी। और मैक्स एनर्जी किसकी होती है? हमेशा लास्ट लाइन की होती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एनर्जी गैप जंप कर रहा होता है। ये कहां से आता है? ये आता है इन्फिनिटी से 1। ये कहां से आता है? ये आता है इन्फिनिटी से 1। तो हमें क्या मालूम है? 1/λ इक्वल्स टू आर एच 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1/आर एच विच इज 1/109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम लोगों ने इसको 911.7 एंगस्ट्रॉम भी किया था थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये एक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है और आप आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए फॉर्मूला लगाने की प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आपके 4 नंबर केमिस्ट्री में, 4 नंबर फिजिक्स में पक्के जेब में रख दिए गए। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया? इन बोर्ड सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थर्ड लाइन ऑफ रेड एंड correspond to which of the following interorbital jump। अब है ना, थर्ड लाइन का क्या मतलब होता है और रेड एंड का क्या मतलब होता है? देखिए रेड एंड का मतलब है पहली बात तो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में बात हो रही है। और यदि हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें VIBGYOR, तो रेड एंड मतलब लीस्ट एनर्जी वाला और वॉयलेट एंड मतलब मोस्ट एनर्जी वाला। अब यदि विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइन आती है? बामर सीरीज आती है। तो ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है बामर सीरीज की। बामर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है वो कहां से कहां तक है? वो है 3 से 2। जो सेकंड लाइन है वो कहां से कहां तक है? वो है 4 से 2। और जो थर्ड लाइन है वो कहां से कहां तक है? वो है 5 से 2। तो इसलिए आंसर आ जाएगा ए। क्या ये क्लियर है? और इसके अलावा बाकी कोई और अपने को फिट ही नहीं बैठेगा कि आप जैसे ही रेड एंड की बात कर दी तो मामला खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई द फर्स्ट एमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन बामर सीरीज अपीयर्स एट। अभी फर्स्ट एमिशन लाइन की बात हो रही है और कहां से बात हो रही है? बामर की बात हो रही है। बामर में फर्स्ट लाइन कहां से आती है? जरा फिर से बात करिए। तो बामर में फर्स्ट लाइन आती है थर्ड से लेकर सेकंड के बीच में। तो 1/λ किसके बराबर हो जाएगा? आर एच इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल्स टू आर एच इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो ये हो जाएगा 5R/36। ए आंसर। फिर से फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला ड्रिवन आंसर है। प्लीज फॉर्मूला ठीक से लगाइएगा, कोई आंसर गलत नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस इन पाश्चियन सीरीज इज एम। पाश्चियन अभी जरा समझते हैं। लाइमन, बामर, पाश्चियन, ब्रैकेट, इसके अंदर एन फाइनल का वैल्यू कितना है? 1 2 3।
तो ये वाला वैल्यू m दे रखा है किसके लिए, हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए 1 देने का मतलब क्या है, जरा ये समझते हैं। हीलियम के लिए क्या मतलब होगा कि जो n इनिशियल है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ये 4 से n फाइनल 3 पर आया है। तो 1 बाय लैम्डा मैक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आर एच इंटू जेड ऑफ हीलियम विच इज 2 स्क्वायर इंटू 1 बाय 4 स्क्वायर, 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। तो 1 बाय एम, लैम्डा मैक्स की वैल्यू m दे रखी है, इक्वल्स टू आर एच इंटू 4 स्क्वायर इंटू 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 बाय एम इक्वल्स टू आर एच इंटू, सॉरी 2 स्क्वायर, ये 4 हो गया यहाँ पे ना, ये गलत लिखा मैंने, इंटू 4 इंटू 7 बाय 144, और आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई आर एच इक्वल्स टू 144 बाय 4 इंटू 7 एम। ठीक है, ये वाली वैल्यू कैसे हमने आर एच की वैल्यू निकाली। देखिए ये आर एच क्यों निकाला, इसे हम अगली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर पाए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी है इसने इन पाश्चन सीरीज बेरिलियम के लिए। तो फिर से देखिए लैम्डा मिन कब होगा, लैम्डा मिन होगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करे इन्फिनिटी से n इक्वल टू 3 में। तो लैम्डा मिन 1 बाय लैम्डा मिन फॉर बेरिलियम किसके लिए निकालना है, बेरिलियम के लिए निकालना है, और बेरिलियम का z कितना होता है, वो होता है 4। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा मिन इक्वल्स टू आर एच 16 बाय 9। अब आर एच का वैल्यू हमने यहां पे निकाल लिया है, तो आर एच का वैल्यू कितना निकाला हमने, आर एच का मतलब 1 बाय लैम्डा मिन ये निकाला है हमने 144 इंटू 16 बाय 4 इंटू 7। ठीक है, और 144 सॉरी, तो ये है एक सेकेंड 144 इंटू 16 इंटू 4, ये आर एच है 144 बाय 4 इंटू 7 एम, और ये आ जाएगा 16 बाय 9। तो ये 9 से ये कैंसिल हुआ, ये 16 बचा, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 बचा। तो 1 बाय लैम्डा मिन ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 16 बाय 7 एम के, और लैम्डा मिन किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7 बाय 64 एम के, विच इज ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लैम्डा एमिटेड इज मिनिमम। अभी ये वाला क्वेश्चन तुमने किया था ना कि भाई यदि फर्स्ट से ये ऑर्बिट्स हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होगी, सेकंड से फर्स्ट के बीच में होगी, इसीलिए आंसर आ जाएगा ए। ये वाला क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही अभी किया है, बस अलग भाषा में किया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इतना इज इक्वल टू ट्रांजिशन। अभी ये वाला क्वेश्चन भी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है कि भाई यदि हमारे को हीलियम प्लस का n4 से लेकर 2 तक चाहिए, तो हमें क्या मालूम है, भाई फ्रीक्वेंसी मतलब लैम्डा बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, बात एक है। जो लास्ट क्वेश्चन था वो लैम्डा बराबर था, ये क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंसी बराबर है, कि भाई जो भी कुछ एनर्जी है, एनर्जी सेम होनी चाहिए, और एनर्जी सेम होने के लिए आपको क्या चाहिए कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर की वैल्यू सेम आ जाए। तो वो जब 4 से 2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। तो ये यदि शिफ्ट हाइड्रोजन के अंदर होगा तो सेम एनर्जी इमिट होगी, मतलब आंसर आ जाएगा बी। यही क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। क्लियर है ये चीज़? और हम बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की सीरीज का। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी विच द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन आटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जी फोटोन। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एनर्जी निकालना चालू किया। ये सब अपन ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल लेते हैं। फर्स्ट की एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की कितनी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
फोर्थ की कितनी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ की एनर्जी कितनी है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिक्स की कितनी है 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे कम एनर्जी 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो 6 से 5 की एनर्जी लीस्ट होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो ये होगा ऐसा। अब आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हों, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। प्लीज़ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, और ये फंडामेंटल क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि आपके ये सब क्वेश्चन सही हैं तो आपका कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझी है, कोई चीज़ में फंसिएगा नहीं, आराम से सॉल्व करिए इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और हम थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोर्ड्स मॉडल के डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, और फिर हम चालू करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तब तक के लिए गुड बाय एंड वील मीट अगेन। थैंक यू।